ट्वेल्थ केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे जैव अणु भाग 2। इसमें जो आज हम देखने वाले हैं ग्लूकोज बनाने की विधि, ग्लूकोज की संरचना, ग्लूकोज के रासायनिक गुण, इनवर्ट या प्रतीप या अपवित शर्करा किसे कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध क्या होता है, पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, एनोमर और एपीमर में क्या अंतर होता है, अमीनो अम्ल क्या है और ज्यूटर आयन क्या है, इनके बारे में आज हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6। इसको एल्डोहेक्सेन के नाम से भी जाना जाता है। और जो डेक्ट्रोस है वो तो शहद और पक्के अंगूर में मिलता है। ग्लूकोज बनाने की विधि तो पहला इच्छु शर्करा या सुक्रोज से, तो जब सुक्रोज या शर्करा का अम्ल की परिस्थिति में जल अपघटन किया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की समान मात्रा प्राप्त होती है। अब देख सकते हैं शर्करा सुक्रोज का सूत्र है C12H22O11 प्लस H2 जल अपघटन हो रहा है। यहाँ पे कोई भी अम्ल ले सकते हो आप, HCl या H2SO4, वो भी तनु होना चाहिए और ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त होता है। दूसरा, औद्योगिक स्तर पर स्टार्च से बनाया जाता है। तो स्टार्च का भी जल अपघटन करते हैं तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। देखिए C6H10O5N और इन अणुओं की संख्या है, उस प्रकार से जल के अणुओं की संख्या हो जाएगी और N जो है ग्लूकोज प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज बनाने की विधि में देख रहे हैं, सुक्रोज से जब बनाया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों प्राप्त होता है, लेकिन जब औद्योगिक स्तर पर बनाते हैं तो केवल ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ये ज्यादा हमको बेस्ट है बनाने की विधि के लिए, हमारे लिए। ग्लूकोज में कुली संरचना, इसका जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखते हैं ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु तो होते हैं। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 करके लिख दिया गया है। तो दो प्रकार का ग्लूकोज लिया गया है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। तो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के देखते हैं तो कार्बन में जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ओरिएंटेशन अलग अलग है। यहाँ हाइड्रॉक्सिल समूह राइट साइड में है तो यहाँ लेफ्ट साइड में है। तो ये रोटेशन इसमें दाएं साइड है इसलिए डी ग्लूकोज है, इसमें रोटेशन लेफ्ट साइड है इसलिए एल ग्लूकोज है। बाकी सब में आप देख सकते हो समान संरचना है। इस प्रकार से डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज को आप पहचान सकते हैं। एनोमर और एपीमर क्या होता है तो उस संरचना से ही संबंधित है। देखते हैं तो ग्लूकोज के जो दो संरचनाओं में से जब कार्बन 1 कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह का विन्यास अलग हो तो उसे एनोमर कहेंगे। ठीक है, ग्लूकोज की दो संरचना लिया जाएगा और उससे कार्बन 1 माने पहले कार्बन परमाणु पर अगर हाइड्रॉक्सिल समूह का विन्यास अलग अलग हो तो उसको एनोमर कहते हैं। और इसके उदाहरण में आपको देखने के लिए मिलेगा अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। प्लस से भी प्रदर्शित कर सकते हैं डी को। ये देखिए ये संरचना में ये पहला नंबर का कार्बन, ये पहला नंबर का कार्बन। पहला कार्बन में देख रहे हैं हम इसमें डेक्स्ट्रोरोटेटरी राइट साइड में जो है यहाँ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पाया जा रहा है, जबकि बीटा वाले में लेफ्ट साइड में हाइड्रॉक्सिल समूह है। तो इसी को बोला जा रहा है पहला नंबर का कार्बन है तो पहले कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह का विन्यास अलग अलग होता है, तो उसको हम एनोमर कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इस साल पूछे जाने की भी संभावना है। एनोमर किसे कहते हैं, एपीमर किसे कहते हैं। अब एपीमर में क्या होता है, C2 कार्बन पर स्थिति आती है। तो देखिए एल्डोस या ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज में जब C2 कार्बन पर माने दूसरे कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह का विन्यास भिन्न हो तो उसे एपीमर कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है डी प्लस ग्लूकोज या डी मैनोज में। चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये पहला नंबर का, ये पहला नंबर है और ये जो दूसरा नंबर का कार्बन होता है। ठीक है, तो इस दूसरा कार्बन पर आप देखिए यहाँ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप और यहाँ पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, दोनों का विन्यास अलग अलग दिशा में है। इसमें राइट साइड में है और डी मैनोस में लेफ्ट साइड में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। बाकी सब संरचना देखेंगे आप इधर से यहां तक के, ये आपको समान दिखाई देगा, केवल C2 कार्बन पे अंतर होता है। तो आप समझ गए होंगे एनोमर और एपीमर, ये पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। केवल आपको याद रखना है एनोमर में कार्बन C1 पर या पहले कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह की विन्यास भिन्न होगी और एपीमर में दूसरे कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह का विन्यास भिन्न होता है।
अब आपको इस ट्रिक को याद करना, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कैसे, तो देखो एनोमर एन और एपीमर पी, तो आप याद रखना एनोमर एन अंग्रेजी का कैपिटल लेटर में पहले आता है तो पहले कार्बन पर विन्यास रहेगा, और एन के बाद पी आता है तो दूसरे कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का विन्यास भिन्न होता है। इस टाइप के आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ग्लूकोज का हावर्थ सूत्र या एनोमर संरचना। जो भी एनोमर देखे तो एनोमर संरचना देखिए, पहले ही कार्बन पर जो है हाइड्रॉक्सिल ग्रुप का विन्यास भिन्न भिन्न है, तो इस प्रकार से हावर्थ सूत्र कहलाता है। इस प्रकार चक्रीय संरचना प्रदर्शित किया जाता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक गुण, तो ग्लूकोज को अगर हम लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में गर्म करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनेगा, नॉर्मल हेक्सेन बनता है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि इसमें 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला होती है। दूसरा जो प्रमुख गुण है, ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। और तीसरा है ग्लूकोज का नाइट्रीकरण द्वारा ऑक्सीकरण करने पर सैकरिक अम्ल अर्थात डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है, जो सिद्ध करता है कि इसमें एक अल्कोहल होता है। तो ये जो 3 गुण है, तीनों का संरचना मैं एक साथ ले लिया हूं, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए डी ग्लूकोज का लिया गया है ना, CHOH 4 सेम रहता है और CH2OH। पहले हमने देखा HI के साथ में लाल फास्फोरस के साथ में इसका जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो बोले तो नॉर्मल हेक्सेन बनता है। देखिए 3 और यहाँ पे पहला कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, तो टोटल 6 कार्बन वाला नॉर्मल हेक्सेन बन रहा है। फिर ब्रोमीन जल के साथ में ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है, यहाँ पे COH आ गया, ये जो CHO के जगह में है ना ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन आके जुड़ जाता है। और HNO3 की उपस्थिति में देखते हैं तो यहाँ पे जो है, यहाँ जैसे COH जुड़ा था है ना, तो उसी प्रकार से ये तो रहेगा, COH तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा ऊपर वाले में, नीचे वाला जो CH2OH है यहाँ पे अपचयन हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी COH हो जाता है, COOH हो जाता है जब ऑक्सीकरण होता है इसका नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में, तो बना देता है ये सक्सिनिक एसिड, यहाँ पे बना दिया है। तो इस प्रकार से आप जो है अभिक्रिया को देख सकते हैं। अगर पूछ दे अलग अलग सेट में किसके साथ क्या अभिक्रिया होता है तो आप समझ सकते हैं क्या क्या बनता है। फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना की बात करता है। फ्रक्टोज की संरचना देखते हैं, ये डी फ्रक्टोज और एल फ्रक्टोज। जिस प्रकार हमको ग्लूकोज में अंतर दिखाई दिया था, यहाँ पे फ्रक्टोज में भी दिखाई देगा। इस कार्बन पर देखिए, इसका इस कार्बन पर देखिए, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जो विन्यास है वो भिन्न होती है। तो बोल सकते हैं फ्रक्टोज में C2 और C5 कार्बन के मध्य अंतःक्रिया से चक्रीय संरचना का निर्माण होता है। यदि C2 कार्बन पर हाइड्रॉक्सिल समूह दाईं ओर हो तो डी फ्रक्टोज, और बाईं ओर हो तो उसको बीटा डी फ्रक्टोज, वो अल्फा डी फ्रक्टोज से बीटा डी फ्रक्टोज है ना। तो C2 कार्बन पर बोलता है, तो पहला कार्बन तो अब आप इसको मानोगे, जब IUPAC नामकरण कर लेंगे कार्बोनिल समूह को प्राथमिकता देंगे तो ये दूसरा कार्बन होगा। तो दूसरा कार्बन पर बोलता है OH समूह दाईं ओर हो तो अल्फा डी फ्रक्टोज, अब इसको ले लिया है, ये 1 2 माना है, इसको दाईं ओर इसको लेफ्ट ओर लिया है। फ्रक्टोज का हावर्थ सूत्र, पहले विन्यास पर भिन्नता है देखिए, ठीक है। इसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर 5 सदस्यीय वलय का निर्माण करते हैं। और फ्रक्टोज की संरचना फ्यूरेन के समान होती है, इसलिए फ्रक्टोज को फ्यूरेनोस कहते हैं। इस प्रकार के फ्रक्टोज को फ्यूरेनोस कहा जाता है। इसके बाद आते हैं इनवर्ट शुगर, इनवर्ट शर्करा या प्रतिप शर्करा या अपवृत शर्करा, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समरूप मिश्रण बनता है जो वाम ध्रुव घूर्णक होता है। देखो सुक्रोज जो है क्या है, दक्षिण ध्रुव घूर्णक होता है। तो जब सुक्रोज के दक्षिण ध्रुव घूर्णक को जल अपघटन किया जाता है तो वाम ध्रुव घूर्णक की मात्रा जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की समान मात्रा में प्राप्त होती है। तो इसी को उल्टा अभिविन्यास प्राप्त हो रहा है।
इसलिए इसको जो है अपवृत या इन्वर्ट शुगर या प्रतिप शर्करा के नाम से जाना जाता है ना। तो ये मिश्रण इन्वर्ट शर्करा या प्रतिप शर्करा या अपवृत शर्करा कहते हैं इसे जो है, इसे यह हो गया, या इस मिश्रण को ऐसा लिख सकते हो। ये देखिए सुक्रोज अम्लक ले लिया गया, परिस्थिति में जल अपघटन किया जा रहा है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की समान मात्रा प्राप्त हुआ, और दोनों के दोनों जो है एल या माइनस ध्रुवण गुणक होता है। इसको कोष्टक में कर सकते हैं माइनस को, है ना। तो एल देखिए डी था सुक्रोज वाला, डी से जो है एल रूप प्राप्त हो रहा है, विन्यास चेंज हो जा रहा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो प्राप्त हो रहा है समान मात्रा में, तो इसलिए इसको जो है प्रतिप शर्करा। तो इन्वर्ट शुगर आप लोग समझ गए होंगे कि सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का समअणुक मिश्रण प्राप्त होता है जो वाम ध्रुवण घूर्णक होता है। माल्टोज, माल्टोज क्या है, इसको माल्ट शर्करा भी कहते हैं। इसके जल अपघटन से अल्फा डी ग्लूकोज के 2 अणु बनते हैं, अपचायी शर्करा है। इसी प्रकार से लैक्टोज की बात करें तो इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। इसके जल अपघटन से बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं, ये अपचायी शर्करा होती है। अच्छा एक नोट है, ये सब मोनोसेकेराइड्स है ना, तो जब 2 मोनोसेकेराइड्स की इकाइयां जिस ऑक्साइड बंध से जुड़ी होती है उसको ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। यहाँ पे नोट याद करने के लिए दिया गया है, 2 मोनोसेकेराइड इकाई जब आपस में जुड़ती हैं तो ऑक्सीजन से बंध से जुड़े होते हैं तो उसी को ग्लाइकोसाइडिक बंध बोलते हैं। तो आइए हम उसी के बारे में देखते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में पूछा जाता है, आपको याद होना ही चाहिए। तो 2 मोनोसेकेराइड्स इकाइयां, 2 मोनोसेकेराइड्स की इकाइयां जिस ऑक्साइड बंध से जुड़ती हैं उसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। ठीक है, नाम से ग्लाइकोसाइडिक बंध। ठीक है, तो 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ेंगे, तो भी ऑक्साइड से जुड़ेंगे, तो उसी को जो बंध से जुड़ते हैं उसको ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। या हम बोल सकते हैं जिस ऑक्सीजन परमाणु पर 2 मोनोसेकेराइड अणु आपस में जुड़कर डाइसेकेराइड्स या पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बंध कहलाता है। मतलब 2 मोनोसेकेराइड जुड़ सकते हैं, 3 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, 3 तो ट्राई, 4 जुड़ेगा तो टेट्रा, 5 जुड़ेगा तो पेंटा, इस प्रकार से बढ़ते जाता है और पॉलीसेकेराइड्स का निर्माण हो जाता है। कोई भी परिभाषा आप लिख सकते हो। ये देखिए एक उदाहरण लिया है हमने, एक ग्लूकोज है पहला, ये दूसरा ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज की संरचना हमने लिया है। अब आप देख रहे हो यहां पे क्या होता है, पहले पुराना याद रखिए आप। यहां पे जो है आपका OH है, मान लो यहां पे OH रहता है, ठीक है, और आपका यहां भी OH रहता है। तो OH रहता है तो यहां से क्या होता है, एक जल के अणु निकल जाता है, H2O निकलेगा। सेम स्थिति इधर भी आएगा, तो इस स्थिति में जल के अणु निकल रहा है। और हम देख रहे हैं यहां पे जो ग्लूकोज की संरचना है, ये पहला ग्लूकोज है, ये दूसरा मान लो आप इसको, या इसको पहला मानो, इसको दूसरा मानो, किसी को मानो। तो यहां देखिए ऑक्सीजन बचा, दोनों को जो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है। तो इसी को बोला जा रहा है ऑक्साइड्स। ये ऑक्साइड बंद हो जाएगा ना जब, तो 2 मोनोसेकेराइड इकाई, पहला मोनोसेकेराइड इकाई या दूसरा मोनोसेकेराइड जिस ऑक्साइड बंध से जुड़े होते हैं इसे ग्लाइकोसाइडिक बंध कहते हैं। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिक बंध होगा इनके लिए ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ वाला बंध है ना, जो रेड कलर में दिखाया गया, ये ग्लाइकोसाइडिक बंध हो जाएगा। ये अब अमीनो अम्ल किसको बोलते हैं, तो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है जिनमें एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, अमीनो अम्ल कहलाता है। प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई, प्रोटीन के बारे में हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे, आज अमीनो अम्ल देख लेते हैं। तो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई जिसमें 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, याद रखना, एक तो एमीन NH2 समूह, ठीक है, और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड बोलता है तो COOH समूह। 2 क्रियात्मक समूह वाला जो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई एमिनो अम्ल कहलाता है। ये देखिए, ये आपकी संरचना पर फोकस डालिए, ये जो है एमिनो अम्ल का संरचना है गोल घेरा के अंदर। ये देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल है और दूसरा एमीन समूह है। अब ये R तो एल्किल ग्रुप है, पार्श्व श्रृंखला जान रहो, और ये अल्फा कार्बन है, क्रियात्मक समूह के बाद जुड़ा हुआ है, और इसको संतृप्त करने के लिए कार्बन को यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से आप संरचना में देख सकते हैं, इसका नामांकन किया गया है। R एल्किल मूलक पार्श्व श्रृंखला कितनी भी दल लंबाई हो सकती है, NH2 समूह है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा कार्बन भी है। तो
एमिनो अम्ल के सूत्र को इस प्रकार से आप प्रदर्शित कर सकते हो, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, और एमिनो अम्ल कैसे बनता है इसको भी दिया गया है। देखिए, प्रोटीन का जब जल अपघटन करते हैं तो पेप्टाइड बनेगा, पेप्टाइड का जब जल अपघटन होता है तो एमिनो अम्ल बनता है। ठीक है, तो बोल सकते हो पेप्टाइड के जल अपघटन से प्राप्त पदार्थ को एमिनो अम्ल कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो आप। या प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई जिनमें एमिन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्रियात्मक समूह उपस्थित होते हैं, तो एमिन और कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियात्मक समूह इसमें उपस्थित है, इसको अमीनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या होता है? तो एमिनो अम्ल, ये भी याद रहना चाहिए आपको, है ना। एमिनो अम्ल जिनकी आवश्यकता मानव स्वास्थ्य तथा वृद्धि के लिए होती है, एमिनो अम्ल की तो आवश्यकता होगी, है ना, लेकिन इनका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में नहीं होता है, इसलिए आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाता है। संश्लेषण नहीं हो रहा है इसलिए आवश्यक है, बनना, इस प्राप्त करना जरूरी है, जैसे वेलिन, ल्यूसीन, फेनिलएलानिन। और दूसरा अनावश्यक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल जिनकी आवश्यकता मानव स्वास्थ्य तथा वृद्धि के लिए तो होती है इसमें भी, तथा जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है, ये मानव शरीर में बनता है, अनावश्यक वाला, है ना, जैसे ग्लाइसिन, एलानिन, एस्पार्टिक अम्ल। तो इस प्रकार से अनावश्यक एमिनो अम्ल है। एमिनो अम्ल के गुण, ये रंगहीन, स्वाद मीठे और क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। प्राकृतिक अमीनो अम्ल का विन्यास प्रायः एल होता है, प्रायः एल होता है। या एक नंबर में पूछा जा सकता है एमिनो अम्ल का विन्यास कैसा होता है, तो एल होता है ना। ये जल, अम्ल, क्षार आदि में विलय होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों में अविलय होते हैं क्योंकि ज्विटर आयन बनाते हैं। तो कार्बनिक विलायकों में अविलय हैं क्योंकि ज्विटर आयन बनाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और महत्वपूर्ण आ गया, ज्विटर आयन क्या होता है, परीक्षा में पूछा जाता है, आपको पता रहना चाहिए। देखते हैं, अमीनो अम्ल में NH2 समूह क्षारीय प्रकृति का होता है, जान रहे हैं, दो है ना, NH2 और CH रहता है, तो हम क्षारीय प्रकृति का है, अर्थात ये प्रोटॉन ग्रहण करता है, जबकि CH समूह अम्लीय प्रकृति का होता है, अर्थात यह प्रोटॉन त्यागता है। तो दोनों की पारस्परिक क्रिया से आंतरिक लवण का निर्माण होता है, जिसे उभयधर्मी आयन या ज्विटर आयन कहते हैं। आपको इसको घुमा के भी पूछ सकता है, ज्विटर आयन किसे कहते हैं, उसका भी आंसर हो जाएगा ये। या फिर जो एमिनो अम्ल उभयधर्मी होता है, क्यों? तो उभयधर्मी का मतलब जानते हो, जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति का व्यवहार करे उसे उभयधर्मी कहते हैं। तो एमिनो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है, इसलिए उभयधर्मी है, क्योंकि इसमें एमिन समूह क्षारीय प्रकृति का होता है, प्रोटॉन ग्रहण करता है, और कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय प्रकृति का होता है, प्रोटॉन को त्याग करता है। कहने का मतलब है, ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है, इस हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में त्याग कर देगा, H+ आयन के रूप में त्यागेगा। तो इसको जो है ग्रहण कौन करेगा, ये जो एमिन समूह है, तो यहाँ पे आ जाएगा NH3+ आयन के रूप में आ जाएगा, प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, P+ के रूप में होगा। तो ये प्रोटॉन ग्रहण किया और इन्हें प्रोटॉन त्याग किया, तो ये अम्लीय ग्रुप हो गया, और ये जो है एमिन जो है क्षारीय ग्रुप हो गया। तो इसी में हम देख रहे हैं अम्लीय और क्षारीय, माने प्रोटॉन त्याग और ग्रहण दोनों की गुण हो रही है, इसलिए उभयधर्मी है। जल भी उभयधर्मी है, आप लोग पहले पढ़े हैं कि अम्ल वो जो है प्रोटॉन त्यागता भी है, ग्रहण भी करता है। ठीक है, तो एमिनो अम्ल उभयधर्मी है, क्यों? क्योंकि ये अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करता है। आपको इस समीकरण जो पारस्परिक क्रिया से आंतरिक लवण बनता है उसको हम समझा देते हैं। देखिए, H2NCH2COH, ये हमारा किसका सूत्र है? एमिनो अम्ल का सूत्र है। ठीक है, ये एमिनो अम्ल है, और इस एमिनो अम्ल का हमने देखा यहाँ पे NH3+ और यहाँ पे COO-। तो यहां पे देख रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन था, इसको हटा देता हूं फिर बता देता हूं मैं, है ना, मैं जो अभी बता रहा था वही चीज है। ये जो कार्बोक्सिलिक आयन है, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इस प्रोटॉन को H+ के रूप में त्याग देता है, त्यागता है तो ये ग्रहण करता है। तो ये ग्रहण किया तो देखो NH3+ के रूप में हुआ, और ये COO- कार्बोक्सिलेट आयन, तो कार्बोक्सिलेट आयन बना दिया। तो इस प्रकार से यहां हम देख रहे हैं, इस एमीन में एक ही में, इसी यौगिक में ही धन और ऋण दोनों मिल रहा है, माने धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आयन मिल रहा है, इसलिए
ये जो है ड्यूटर आयन कहलाता है। मतलब किसी यौगिक में जब दो आयन एक साथ उपस्थित हों तो उसको जो है ड्यूटर आयन कहते हैं, और वो अम्ल और क्षार की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध क्या कहलाता है? एमाइड बंध माने एमाइड के बीच मध्य बंध बनेगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, अमीनो अम्ल के संघनन से बना CONH बंध, माने अमीनो अम्ल का जब संघनन होता है तो ये जो एमाइड बंध बनता है उसी को पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है, अमीनो अम्ल के संघनन से जो बना बंध है या बना CONH बंध है उसको पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध कहते हैं। इसमें जल के अणु निकलता है। जैसे ये देखिए, अमीनो अम्ल का हमने उदाहरण लिया, एक NH2 CH2 COH, ये कार्बोक्सिलिक समूह, NH2 समूह। अब दूसरा फिर लिया COH CH2, अब ये दूसरा अमीनो अम्ल, तो इसमें हमने NH2 को HNH ऐसा लिख दिया, इसलिए लिख दिया क्योंकि हमको जल के अणु को निकालना है। इस संघनन की क्रिया और ये तो जल के अणु निकलेगा, तो जल के अणु में जो है ये वाला भाग निकल जाता है, इतना वाला भाग, ये देखिए इतना वाला भाग निकलता है, तो संघनन होता है, पदार्थ दोनों जुड़ेगा, तो ये जो CO है और ये NH है, तो इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के मध्य में एक बंध बनेगा, CO और NH के मध्य में। यहां देख सकते हो, ये देखिए बीच से जल का अणु निकल गया है ना, तो ये जो COH बंध है, ये जो बंध है ये कहलाएगा पेप्टाइड बंध। क्या कहलाएगा? पेप्टाइड बंध है। तब हम इसको बोल सकते हैं पेप्टाइड बंध, अर्थात एमाइड बंध कहलाएगा CONH के मध्य जो बंध बना, और ये जो है दो अमीनो अम्ल को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो अमीनो अम्ल के संघनन से बना बंध एमाइड बंध या पेप्टाइड बंध कहलाता है। इसमें जल के अणु निकलता है। नोट है, जब 10 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में या 10 से अधिक अमीनो अम्ल आपस में मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड अणु बनते हैं। एमीन अम्ल नहीं, अमीनो अम्ल है ना। और यदि पॉलीपेप्टाइड जो 100 से अधिक अल्फा एमिनो अम्ल के मिलने से बनते हैं तो उसे प्रोटीन कहते हैं, जिनका अणुभार 10,000 से अधिक होता है। ठीक है, मतलब अल्फा अमीनो अम्ल के 100 से अधिक अणु के मिलने से तो जो पॉलीपेप्टाइड बनता है उसको प्रोटीन कहते हैं। एक्चुअल में भी अल्फा एमिनो अम्ल ही है, अल्फा में एमिन ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, ये अल्फा में एमिन ग्रुप जुड़ा हुआ, ये COH को यहाँ इसके बाद क्रियात्मक समूह के बाद जो कार्बन रहता है अल्फा होता है, तो अल्फा अमीनो अम्ल बोल सकते हो हम। यहाँ पे जैसे एमिनो अम्ल बोला तो अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन से बना बंध पेप्टाइड या एमाइड बंध कहलाता है, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बना हुआ है पेप्टाइड बंध जो है, तो बहुत महत्वपूर्ण है परिभाषा, और ये समीकरण लिखना पड़ेगा आपको। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके इस 12th क्लास की वीडियो देखना है तो आप जो है ये जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। मेरा चैनल का लिंक है, यूनिट वाइज बना दिया गया है। आप जो है यूनिट वाइज जो है भाग 1 भाग 2 इस प्रकार से बना है, अध्ययन कर सकते हैं, और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह के साथ ही बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाया गया है इसको और समझाया गया है। तो चाहूंगा मैं आपके लिए फायदाजनक होगा, अपने मित्रों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।